कैसे एफर्ट्स ऑन स्कूल लेवल और ऑन यूनिवर्सिटीज लेवल शुड बी डन टू एनकरेज आप साइंस? यूएस में देखो कि काफी इंडस्ट्रियल काम होता है, इंडस्ट्रियल कोई नई चीज बनती है फॉर तो वो अग्रीइंग टू कॉलेज डू दिस के सर। थैंक यू। उदयपुर गजेट में आज हमारे साथ डॉक्टर नगरानी है, जो एक रिटायर्ड इसरो साइंटिस्ट हैं और जो पेलोड स्पेशलिस्ट थे व्हेन ही वाज वर्किंग एट इसरो। तो सर हमारे सबके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं स्पेस को लेके, आउटर स्पेस में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी पहले आपसे कि स्पेस में जाना ज़रूरी क्यों है? ऐसा है कि हमारी हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, हर चीज को हमें समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? जी तो सपोज कि जब पहले शुरू हुआ तो क्या मान्यता थी कि पृथ्वी है, सेंटर है पूरे विश्व का, और इसके इर्द गिर्द ये तारे हैं, ये और ग्रह है, वो सब घूम रहे हैं। पहले ग्रह और तारों के बीच में भी डिफरेंस पता नहीं था। जी तो हमें ये सब चीजें हमेशा, ह्यूमन बीइंग्स आर सच दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड, जी तो हमें अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि हम उनके या तो नजदीक जाएं या उनका हमारे यहाँ बैठकर अभ्यास करें। जी यहाँ जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आती है, लेकिन हर चीज समझ में नहीं आती है। हम काफी चीजें स्टडी करके समझ सकते हैं, लेकिन बाद में हमें सपोज कि चंद्र पर पानी है या नहीं है, जी तो हम कुछ अभ्यास करके कुछ सिमिलैरिटी से कह सकते हैं। तो बाद में हमें अगर उसको अच्छा समझना है तो हमें क्या चंद्र के पास जाना पड़ेगा। जी इसी तरह अगर हम मंगल है तो हम मंगल को समझना है तो हम हमेशा कि मंगल, मार्शियंस आर कमिंग, ऐसे हमारी जो एक मान्यता होती है, तो हमें जाना है कि भाई मार्स के तक जाना है तो वहाँ का वातावरण क्या है। वो अगर हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लाइफ है तो वहाँ क्या लाइफ है, वो लाइफ है तो कैसी है वहाँ, जी हमारी यहाँ की लाइफ है उसको समझना है कि ये लाइफ यहाँ जो है वहाँ ऐसी लाइफ वहाँ कभी थी, और कभी थी तो खत्म क्यों ना हो गई, खत्म हो गई तो उसकी वजह क्या थी। शायद ये भी है कि अगर वो वजह हम समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ की लाइफ भी खत्म हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग। तो हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम उसका दूर से अभ्यास करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि उसके नजदीक जाकर अभ्यास करें। फिर चांद है तो नियरेस्ट है, और हमारे तो वो इतना अच्छा नाइबर है, हमारे हमने उसके ऊपर सारी कविताएं लिखी है, तो वहां जाकर देखें तो सही चांद कैसा है, जी कि उसमें क्या फर्क पड़ता है। और हमें दूसरा ये पता है, देखो कि हमें अभी अभी तक ये पता, काफी समय के बाद पता चला कि हमें जो चंद्र दिखता है वो एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड हमें बिल्कुल दिखती ही नहीं है। तो हमें ऐसा तो दूसरी साइड है कैसी? जी तो तो हम सर जो आप जैसे बताया आपने उसमें भी बोला कि चंद्र की एक साइड दिखती है, तो जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में है वर्ल्ड मैप पे, तो सारे देशों को एक ही तरफ दिखते हैं कि हमें एक तरफ दिखता है और उनको एक तरफ सारे दिखता देशों को एक ही, क्योंकि क्या होता है कि चंद्र है सूर्य के पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, जी लेकिन वो घूमने की उसकी पृथ्वी है वो एक दिन में एक चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर काटने में उसे उसको 360 दिन 65 365 दिन लगते हैं। लेकिन चंद्र को जितना टाइम एक अपने ऊपर चक्कर काटने का लगता है उतना ही टाइम पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने में ज्यादा, 27 दिन, उसको 27 दिन में एक चक्कर। तो इसकी वजह से वो जितना घूमता है उतना ही हमेशा वही पार्ट दिखता रहता है। तो कहीं से भी देखो वही पार्ट दिखता है, दूसरा पार्ट दिखता है, वो हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ कोई बैठा है, कांच रहा है, ये कर, काफी इमेजिनेशन करते हैं। जी तो सब लोगों को वही पार्ट दिखता है, दूसरा पार्ट दिखता नहीं है हमें। तो जी ये तो हमारी जिज्ञासा तो होगी कि दूसरा, और जो दिखता नहीं है वो पार्ट कैसा है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। तो जब हम फिर हमने हमारे यान भेजे, यानों के बाद वो पीछे वाला पार्ट देखा, तब हमें पता चला कि डिफरेंट है। तो नया शायद हमको कि चलो हम डिफरेंट है तो देखे तो सही कैसा है। जी तो ये सब जिज्ञासा की वजह से, और ये समझने के लिए कि अगर वहाँ का जो वातावरण है वो खत्म हो गया, या वहाँ आज से इतने साल पहले पृथ्वी, क्योंकि उनको कोई छुआ भी नहीं है, वो प्रिस्टाइन है, जी तो प्रिस्टाइन चीजों को अभी हम समझ सके तो हम नॉट ओनली वी हैव गॉन टू ग्रह, लेकिन हम ऐसे एस्टेरॉइड्स पर भी गए। अभी आपने सुना होगा बेनू का नाम, जी तो बेनू एस्टेरॉइड पर गए, क्यों? वो प्रिस्टाइन है कि आज से जब पृथ्वी बनी उसी टाइम पर उनकी स्थिति कैसी थी वो हम समझ पाए। साइंस इज ऑल अबाउट सेटलिंग योर क्यूरियोसिटी, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व, ओके and if they have evolved,
why they will evolve differently at different locations. तो सर अगर हम अब यंग माइंड्स की बात करें कि विद चेंजिंग टाइम्स जैसे बच्चे या इवन बड़े साइंस को देखते हैं, उसका नजरिया भी काफी बदल गया है. Yes. लकीली ये भी अच्छा हो गया कि सोशल मीडिया या इतने डिजिटल मीडिया की वजह से लोग अब जितनी क्यूरियोसिटी है वो चीज़ों को देखकर या वीडियोस को देखकर शांत हो जाती है. पर आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस ऑफ इवन वर्किंग एज अ साइंटिस्ट एंड वर्क टीचिंग टू चिल्ड्रन, आपका क्या नज़रिया है कि यंग माइंड्स को कौन से एज ग्रुप से तैयार करना चाहिए या बताना चाहिए साइंस के बारे में, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू स्पेस और आउटर सेलेस्टियल बॉडीज, कैसे किस एज से बताना चालू करना चाहिए और कब तक किस लेवल की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए? बच्चों को छोटे से छोटे हैं ना, जितने भी छोटे हो, वहाँ से उनको पहले ऑब्जर्वेशन करना सिखाना चाहिए. हम कभी सिखवाते नहीं ऑब्जर्वेशन. और दूसरी क्यूरियोसिटी, उनको क्यूरियोसिटी है ना, उनको एनकरेज करना चाहिए. सपोज कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ. ये मेरा मोबाइल है, उसमें मेरा गूगल है. अभी छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी गूगल होता है. आप यहाँ लगाओ, कोई जगह बताओ, वो करो, गूगल आपको बता देगा कैसे किस रास्ते से जाना है. तो आप उसको पूछो कि गूगल को पता कैसे चला वो. आप उनकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज नहीं करते हो. हम करते नहीं, हम कर लेते हैं. गूगल वो कर लेगा, वो ढूंढेगा भी सही, लेकिन ये वो कहेंगे वो सेटेलाइट. लेकिन सेटेलाइट को कैसे पता चला आप कहाँ हो? सेटेलाइट आपको, हर आदमी को फॉलो कर रहा है. तो आप उनको क्वेश्चन, हर चीज को क्वेश्चन करना सिखाओ. छोटी सी छोटी चीज में ऐसे उनको धमका के बैठा मत दो. जो भी है उनको ऐसे सिखाओ कि हर चीज वो समझे, काम करे, वो नेचुरली वो करें. आप अच्छे, आपको अच्छा लगे या नहीं, वो मोबाइल को यूज़ करेगा. लेकिन उसके साथ ये कंडीशन भी रखो कि आप जो मोबाइल, मैं मोबाइल तभी आपको दूंगी कि जो उसमें गूगल है, वो गूगल आपको ये रास्ता कैसे बताता है, उसको कैसे पता चलता है, गूगल को कैसे पता चला कि एआई आया तो इतनी टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हो रही है, क्यों इम्प्रूव हो रही है. तो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए. चांद है तो चांद पहले क्या होता है कि हमें धीरे धीरे, आप देखोगे तो पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम में, पूर्व में सूर्योदय, चंद्रोदय हो रहा है. धीरे धीरे चंद्रोदय देरी से 50 मिनट, तो उसको ये ऑब्जर्वेशन दिखाओ कि पूनम के दिन सूर्यास्त हो रहा है उसी समय वेस्ट में, उसी समय चंद्रोदय हो रहा है ईस्ट में. लेकिन पूनम के दूसरे दिन देखोगे तो चंद्रा 50 मिनट बाद में आएगा. तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये सब क्वेश्चन उनको अगर करवाने से, तो टेक्नोलॉजी के साथ उनकी जो क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, उनको आप दिखाओ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये हो रहा है. चंद्र का कलाएं हो रही है, तो क्यों हो रही है? कला हो रही है कि चंद्र खरेखर रियली कट हो रहा है, आपको क्यों ऐसा दिखता है, ये ज्योमेट्री क्या है? तो ये अगर चीजें हैं, उनको काफी थोड़ी थोड़ी, मीन्स सब चीजें पहले समझ में नहीं आएगी, लेकिन जितनी भी समझ में आ सके उतनी, आप जितनी जल्दी करोगे उतने वो जल्दी समझ पाएंगे. सिर्फ वही मत छोड़ दो कि ये हो रहा है फिर उसको भूल जाओ. जिज्ञासा उनकी रखो और उनको अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है, उनके पावर को मजबूत करो. एक सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी वो भी है जो बोलती है कि ये क्वेश्चंस कर भी लेंगे, इनको पता चल भी जाएगा, तो उससे क्या मतलब, या उससे हमें क्या फायदा? बिकॉज सही बात है, बिल्कुल सही बात है. देखो कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ. आई डोंट नो वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस और स्टूडेंट. आई हैड इन 11th 12th साइंस. हाँ, तो अभी 11th 12th में हमने केपलर्स के लॉ देखे. केपलर का लॉ 1 2 3, फिर हम भूल गए, या तो हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये देखे, ये भूल गए हम. इसका क्या मतलब, क्यों हमने इंटीग्रेशन किया, क्यों एल्जिब्रा सीखा हमने, ये केपलर्स लॉ क्या फायदा हुआ? न्यूटन के 3 लॉ देखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में यूज हो रहे हैं. वो उनको कोरिलेट करना चाहिए हमें कि हमें क्या हो रहा है. हम सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं केपलर्स लॉ यूज हो रहे हैं. हमारे जो ग्रह है वो घूम रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द, तो उसमें भी केपलर्स के लॉ कहीं हो रहे हैं. तो ये हमें अगर डेली लाइफ को समझना है तो ये तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, उनको लाइफ से रिलेट करना सिखाओ. लाइफ को, ये सब चीज़ें लाइफ, आप आज आप विज्ञान का काम करो या आप जॉब करो और कॉमर्स का, तो हर चीज़ जो आप कर रहे हो उसको आपके डेली लाइफ से कुछ लेना देना है. सपोज कि मैं ये सीखता हूँ कि टेम्परेचर जैसे भी बढ़ता जाएगा तो आपकी जो फ्लेम है वो पहले रेड होगी, फिर येलो, रेड, फिर ब्लू हो जाएगी.
तो ये टेम्परेचर, तो आपको आपके घर के गैस चालू करो, आपको हाँ। पता, आप जब येलो फ्लेम हो गई तो आपको पता चला कि गैस ठीक नहीं चल रहा है, जी। क्योंकि आप पूरा मिसयूज हो रहा है, ये जो आपकी एनर्जी है। तो ये कोरिलेट करना सिखाओगे, तभी उसको, आपको उनको लगेगा कि हम जो सीख रहे हैं, आज सीख रहे हैं, एग्जाम पूरी हो गई, भूल जाना ये नहीं है। हमें इस हर चीज जो हम सीख रहे हैं, मीन्स यू मे नॉट बी एबल टू यूज ऑल द थिंग्स ऑल द टाइम इन योर लाइफ, बट देयर विल बी few things which each of will apply in their life। मैं एक चीज लगाऊंगा, आप शायद कॉमर्स में हो तो दूसरी चीज लगाओ, लेकिन हर चीज यूजफुल है। आप पहले सब सीखो, फिर शायद आप डिसाइड करोगे, आपका रास्ता डिसाइड करोगे, तब कौन सी चीजें उनको आप गहन अभ्यास करोगे, ये होना चाहिए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि भले आपका साइंस में इंटरेस्ट, आप साइंस में प्रोफेशन नहीं बना रहे हैं, आप उस हाई लेवल की साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, पर बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आप माने या ना माने बट यू आर सराउंडेड बाय साइंस। सराउंडेड बाय साइंस। तो सर अब जैसे थर्ड स्पेस जैसी जगह हो गई जहाँ बच्चे आके सीख सकते हैं, ऐसे इंटरेक्शंस होते रहते हैं, या फिर हम अहमदाबाद में साइंस सिटी की बात करें, ऐसी जगहों पे जब बच्चे या इवन बड़े जाते हैं तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी काफी डेवलप होती है और शांत भी होती है काफी क्वेश्चंस। तो आपके नजरिए में ऐसी जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, या फिर उनके डेवलपमेंट में कितना सहायक होती है? ये काफी चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई हमें कितना भी समझाए, एक्सप्लेनेशन दे, आजकल 3D सिमुलेशंस भी आते हैं, लेकिन जब तक आप फिजिकली देखोगे नहीं, फिजिकली उसको समझोगे नहीं। आपने तो साइंस सिटी की बात की, लेकिन आपने देखा नहीं होगा, इसरो का भी एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन इसरो सेंटर के बगल में है वो, और वो आप वहाँ देखोगे तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग कि हमारे जो बने बनाए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके रियल मॉडल रखते हैं। तो आपको वो देखोगे, आप, कोई कहेगा कि ये पोलर सैटेलाइट है, कोई कहेगा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों जियो स्टेशनरी रखते हो, पोलर सैटेलाइट क्यों? तो ये आपको कोई समझाएगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, आपको कितने भी चित्र दिखाएगा तो, लेकिन आप वहाँ देखोगे तो समझ। तो काफ़ी चीज़ें हमें, अगर हम खुद जाकर देखते हैं, अनुभव करते हैं उसका, तब हमें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आती है, और कोई समझाने वाला भी अच्छी तरह से। तो आप जब जाओ तो नॉट ओनली दैट अभी एक चक्कर काट के वहाँ घूम के आ गए, ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा पार्ट ले लो, थोड़ा सा पार्ट स्टडी करो वहाँ, लेकिन अच्छी तरह से उस पार्ट को समझो। दूसरी बार जाओ, तीसरी बार जाओ, चौथी बार, हर एक बार जाओ तो एक पार्ट को समझो और अच्छी तरह से समझो। घर आकर उसके ऊपर सोचो, अगर समझ में नहीं आया है तो आप कोई एक्सपर्ट ऐसे ढूंढो जो आपको समझाए। देन यू विल रियली रियलाइज कि ये चीज़ें हैं, आपको अपने आप इंटरेस्ट करने लगेगी। नॉट ओनली साइंस, फिर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर में ये सही होगा। अब सर एक वन ऑफ योर प्रीवियस इंटरव्यूज में यू मेंशन कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन with university departments to encourage engineering students and people who are interested in science. So when you said कि strong collaborative efforts, what did you exactly mean by that? कि कैसे efforts on school level or on universities level should be done to encourage science? आप यूएस में देखो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल काम होता है, इंडस्ट्रियल कोई नई चीज़ बनती है तो वो कॉलेज के साथ, मीन्स इट मे बी हायर लेवल कॉलेज, लेकिन उनके साथ हमेशा मीन्स उनका R&D काफ़ी काम, बच्चे जो है वो PhD कर रहे हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके द्वारा वो काम किया जाता है। नॉट ओनली दैट, वहाँ तो क्या होता है कि प्रोफेसर, आप जाओगे, हमारे यहाँ जैसे वहाँ स्कॉलरशिप मिलती नहीं है ज़्यादा, वहाँ क्या करते हैं, वो आपने सुना होगा TA और RA मिलता है। TA मीन्स टीचिंग असिस्टेंटशिप और RA रिसर्च, मीन्स आपको रिसर्च में हेल्प करना है। प्रोफेसर ने कहीं से कोई इंडस्ट्री से काम लिया है, वो काम प्रोफेसर करेगा, लेकिन वो करवाएगा अपने स्टूडेंट से, और स्टूडेंट काम करेगा तभी उसको आइदर फी माफ़ी होगी या तो उसको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे कोलैबोरेशन से क्या होता है कि आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता चलता है कि ये चीज़ें आज इंडस्ट्री में ये चीज़ों की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, और उन चीज़ों को अगर हमें बनाना है तो कौन से टाइप की रिसर्च है। तो रिसर्च और इंडस्ट्री का एक रिलेशन बन जाता है। तो रिसर्च, वरना रहेगा क्या कि कॉलेज का नॉलेज है या इंस्टीट्यूट का नॉलेज है, अभी आजकल यहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ उसका नॉलेज उसके पास रहेगा, ये नॉलेज कभी इंडस्ट्री में जाएगा नहीं, उसका यूज़ होगा, इंडस्ट्री वाले अपना काम कर, फाइनली दोनों का बाइफर्केशन हो जाएगा। जो R&D होनी चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं होगा। अभी आज मैं बताऊँ आपको कि
अभी मैं किसी लड़के से बात कर रहा था, वो IIT कानपुर में है। तो कानपुर में आज अभी हम अभी जी मीन्स 4G पर काम कर रहे हैं, वो लोग अभी 6G का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ बच्चे हैं जो MTech कर रहे हैं या तो PhD कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि अभी 6G के ऊपर कैसे काम, 6G क्या होगा, 6G में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या उनमें व्हाट आर द डिफरेंसेस, हाउ यू विल इंक्रीज द स्पीड, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, व्हाट आर द स्पेक्ट्रम्स दैट यू, ये अगर होगा तभी इन दोनों का, तभी हमारा जो साइंस है वो जो बाइफर्केशन हो गया है कि भाई एक नॉलेज है, एक जगह बंधा रहा है, इंडस्ट्री दूसरा कर रही है और उनका कनेक्शन नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वी कैन नॉट बी एन एडवांस नेशन। सर आपके अकॉर्डिंग कहाँ लैक करता है स्कूल या एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फॉर नाउ, जिसकी वजह से ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज या ज़्यादा साइंस के प्रति जो इंक्लिनेशन होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है? मुझे एक तो आई डोंट नो, मे बी इट इज़ माय पर्सनल व्यू, लेकिन ज़्यादा मार्क्स लेना, आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है वो नहीं, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए कौन सी टेक्निक आजमानी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ रुक जाता है। सब्जेक्ट सीखना ये हमारा ध्येय नहीं होता है, एग्ज़ाम पास होकर ज़्यादा, क्योंकि हम उससे हमें एडमिशन मिलता है। सब जगह US में सब जगह ऐसा होता नहीं है, वहाँ काफ़ी डिफरेंट मेथड्स भी है। तो हमें शायद ये करना है कि ऐसे मेथड हो कि सिर्फ मार्क्स लेना नहीं, आपका नॉलेज है वो भी आपको आगे जाने में, आपको आगे कहाँ अभ्यास करोगे, कहाँ जा सकते, वो उसका जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन टूटता हुआ लग रहा है मुझे, वो टूटना नहीं चाहिए। नॉलेज के साथ आपका आगे जाना है, फ्रॉम स्कूल से कॉलेज जाना है, कॉलेज से आगे जाना है, दैट कनेक्टिविटी शुड बी इंक्रीज। ये इंक्रीज नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ पास होके ज़्यादा मार्क्स लेना, बाद में शायद परसों आप भूल भी जाओ आप क्या, ये अगर नहीं होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो थ्योरी पे फोकस कम करके सिर्फ थ्योरी पे फोकस थियरी पर भी करना है तो करो, लेकिन समझ के करो। थियरी में हम ये कि भाई हमें ये इतना करके ये किया, ये पास हो गया, कल उसको भूल जाना है, कल हमें जरूरत नहीं है। आप घर आज एग्जाम हो गया, कल उसको पूछोगे वो मेरा एग्जाम खत्म हो गया, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, ये नहीं है। डेरिवेशंस रट के सिर्फ उसको LHS = RHS ना करके उसको एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट करें, ताकि वो आपके साथ उसको समझे और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझे। सर मैं एक और बहुत बेसिक सवाल पूछूंगी आपसे कि एस्ट्रोनॉट बनने के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि इफ यू आर इनटू स्पेस, जैसे इसरो के लोग ही जाते हैं, या फिर क्या क्वालिफिकेशंस? एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए, एस्ट्रोनॉट है ना, उससे साइंस से काफ़ी रिलेशन इतना है नहीं। आपको साइंस आना चाहिए, लेकिन आप देखो जो स्पेस स्टेशन पर गए हैं उनका हिस्ट्री आप देखो, सब वो साइंस के नॉलेज वाले है नहीं, मींस मेजॉरिटी इंजीनियर्स थे। हाँ काफ़ी है, लेकिन साइंस इंजीनियर नहीं है, ऐसे टीचर्स भी गए हैं। अच्छा। तो ऐसे है कि जिनका और काफ़ी लोग ऐसे भी है कि जो डिफेंस से है, डिफेंस क्योंकि उनकी स्टडीनेस है। राकेश शर्मा जी थे। हाँ, तो ऐसे लोग गए हैं। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मीन्स आपकी समझ होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर होना ये जरूरी नहीं है। तो आपको एस्ट्रोनॉट बनना और साइंटिस्ट बनना और साइंस का सब्जेक्ट सीखना या इंजीनियर टेक्नोलॉजी समझना, वो दो अलग बातें हैं। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको पहले कुछ रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, मेंटल रिक्वायरमेंट होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी होती है, क्योंकि आपको जहाँ रहना है, आप सोचो कि स्टेशन है वो एक फुटबॉल फील्ड जैसा स्टेशन है, वहाँ 6 आदमी उतनी जगह में 5 या 6 आदमी रहते हैं कंटिन्यूसली। आपका ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट यू आर द ओनली पीपल देयर। और आपको सोने के लिए एक जगह कितनी है, 6x3x3 ऐसी जगह पर आपको रात को सोना है, बंद करना है, आपको पट्टी बांध के सोना है, क्योंकि अदरवाइज वहाँ ग्रेविटेशन फील नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, आपका मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको आपके पास ऐसा होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, कैसी भी स्थिति में कैसे जीना है सीखना है, ये सब स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नॉलेज फिर अपने आप वो आपको ट्रेनिंग देंगे, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, आपको ये भी ट्रेनिंग देंगे कि भी आपको मुश्किल आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है। वहाँ कोई आपके प्रॉब्लम, फिर आपको सपोज कि बीमार नहीं होना है, तो बीमार नहीं होने के लिए क्या करना है, आपको फिट रहना है, तो फिट रहने के लिए वहाँ, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो आप फिट रहना मुश्किल है। आपकी डिसयूज एट्रोफी जिसको कहते हैं, किसी भी आप अंग को यूज मत करो
तो वो या अंग काम करना बंद कर देगा, तो कैसे करना ये सब सीखते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती है, सिर्फ साइंस से का होना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब दिया और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और शायद वो मैं कभी और आपसे वापस मिलना हुआ तो ज़रूर ज़रूर पूछूंगी। करेंगे। थैंक यू सो मच वेलकम। थर्ड स्पेस पे आने के लिए और हम सबको इतनी सारी नॉलेज थैंक शेयर यू, करने की। थैंक थैंक यू। यू।